नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न इंडिया में हमने पहला टॉपिक जो शुरू किया था वह था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इस टॉपिक के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर चुके हैं, जैसे यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं, इनके उद्देश्य हम देख चुके हैं। साथ ही जो 6 कंपनियां यूरोप से भारत आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर शासन करने के उद्देश्य से, अलग अलग उद्देश्य लेके, और उसमें से कुछ जो कॉमन उद्देश्य थे उन पे भी हमने बात कर ली थी। इनमें जो 6 कंपनियां आई थी, इसमें पहली 3 कंपनियों पे हम बात कर चुके हैं। पहली पुर्तगाल, फिर डच और ब्रिटिशर्स, इन 3 पे हम बात कर चुके हैं। अगली 3 कंपनियों पे हम इस वीडियो के अंतर्गत बात कर लेंगे, जो कि है डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश कंपनी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह रहेगा आपके फ्रेंच वाला टॉपिक, क्योंकि फ्रांसीसियों का ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी संघर्ष चला था, तो इनका एक सिग्निफिकेंट है फ्रांसीसियों का। बाकी डेनिश और स्वीडिश कंपनी बहुत ही छोटे समय के लिए और बहुत ज़्यादा बड़ा इनका प्रभाव नहीं रहा था, तो इस पे हम छोटे छोटे टॉपिक के तहत बात कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके डेनिश कंपनी के साथ। तो डेनिश कंपनी की बात करें दोस्तों, तो डेनमार्क का एक किंग था जिसका नाम था क्रिश्चियन फोर। उसने एक चार्टर के द्वारा 1616 में, यानी 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु के तंजौर में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। यानी सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्थापित हुई थी, मतलब भारत में सबसे पहले इसने तमिलनाडु में 1620 को तंजौर में अपनी जो व्यापारिक कोठी स्थापित की। व्यापारिक कोठी या फिर व्यापारिक फैक्ट्री, इस टाइप के नाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, शायद मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया होगा। एक बार फिर से मैं इसको बताऊं कि आज की जो फैक्ट्री होती है ना, जैसे मैं फैक्ट्री लिख रहा हूँ या फिर कोठी लिख रहा हूँ, उसका मतलब क्या है। जैसे आज फैक्ट्री होती है जिसमें कि भाई कोई मजदूर, कारीगर या इस टाइप के जितने भी लोग होते हैं वो काम करने के लिए जाते हैं। वो फिर अपना काम वाम करके, जैसे दिन की शिफ्ट है, दिन को काम कर लिया, वापस अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ फैक्ट्री की परिभाषा वो नहीं है ना। यहाँ फैक्ट्री की परिभाषा है कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आती थी, कंपनी यानी कि वो कुल मिला के कुछ लोगों को ही भेजते थे व्यापार के लिए। शुरुआती उद्देश्य क्या था इनका? व्यापार और ईसाईयत का प्रसार। तो इन सब कार्यों के लिए जब लोगों को भेजा जाता था, तो इतने दूर से जो लोग आए, उन्हें रहने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए होगी। अब कितने सारे लोग किराए पे मकान लेकर रहेंगे, और किराए के लिए मकान मिलेंगे भी कहाँ से? भाई पहले लोग भी तो इसी टाइप से रह रहे थे, घास फूस के अपने झोंपड़े वोंपड़े बना के इस टाइप से, तो कैसे रहेंगे? तो ऐसे में उन्हें रहने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करनी पड़ती थी, और इसी तलाश में वे कुछ जगह घेर के या फिर अपना जो है कोई जमीन खरीद के वहाँ पे अपने जो व्यापारी होते थे या अपने जो लोग होते थे उनके रहने की सुविधाएं विकसित कर लेते थे। वो फिर उसको घेराबंदी करके और अपना सुरक्षित स्थान बना लेते थे। इसी को क्या कहते थे? फैक्ट्री या फिर व्यापारिक कोठी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें और क्या हो सकता था? जो माल वो इधर उधर आने, मतलब अपने जो यूरोप ले जाने के लिए जो माल इकट्ठा करते थे अपने भारत से, जैसे मसाले हो गए ऐसा कुछ, तो उनके गोदाम के रूप में भी ये फैक्ट्रियाँ काम आ जाती थी। बाकी फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहे हो और भारतीय यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआती स्टेज में फैक्ट्री का मतलब था कि रहने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास मुहैया करवाना, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा उपयोग ये था कि माल गोदाम वहाँ पे अंदर ही बना देना। चलिए आगे हम बात करें, तो कैप्टन क्रैब जो है इस फैक्ट्री के पहले गवर्नर बने। कौन? कैप्टन क्रैब। किसके? डेनिश कंपनी के। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, जो महत्वपूर्ण बात है वो बता दूंगा, एक ही बिंदु इसमें महत्वपूर्ण होगा। 1676 में सेरामपुर में दूसरी व्यापारी कोठी इन्होंने स्थापित की, और 1801 में वेलेजली, वेलेजली कौन? जो ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश गवर्नर, उसने इनसे ये दोनों क्षेत्र छीन लिए। कौन से दोनों? तंजौर और सेरामपुर। साथ ही इसने 1845 तक, इसने यानी वेलेजरी ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने 1845 तक सभी डेनिश बस्तियां अधिकृत कर ली थी, यानी अपने अधिकार में ले ली थी। यानी डेनिश कंपनी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापार लंबा चला नहीं, और लंबा चला तो एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में इनका फैल नहीं पाया था व्यापार। साथ ही 1730 में, अब ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, 1730 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्गठन करके इसे नाम क्या दिया गया? एशियाटिक सोसाइटी। ये एक आध बार क्वेश्चन आ रखा है इस टाइप से कि निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी का नाम एशियाटिक सोसाइटी कर दिया गया था, या फिर कौन सी इस जो यूरोपीय कंपनी है उसका नाम एशियाटिक सोसाइटी था? अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी नाम सुनते ही फिर आपके दिमाग में आएगा यार ब्रिटिशर्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में, क्या पता ब्रिटिशर्स तो नहीं है। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी कंपनी की बात की जाए यूरोपीय कंपनी की, तो वह आपके डेनिश कंपनी का नाम क्या कर दिया गया था, एशियाटिक सोसाइटी। कब कर दिया गया था, 1730 में। बस इतना ही मैटर था आपके डेनिश के अंतर्गत। आइए अगले बिंदु पे बात करते हैं, जो कि है आपके फ्रांसीसी कंपनी यानी फ्रेंच कंपनी। फ्रेंच कंपनी को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना और इनके उद्देश्यों पे। उसके बाद दूसरे बिंदु के रूप में हम बात करेंगे भारत में इनके प्रसार पर, और तीसरा बिंदु हम देखेंगे कंपनी का पुनर्गठन। इसमें एक और बिंदु हो सकता था जो कि कर्नाटक युद्ध के रूप में होता, लेकिन कर्नाटक युद्ध अपने आप में एक अलग से क्लास ले, इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो कर्नाटक युद्ध हम अलग से ले लेंगे। कर्नाटक युद्ध क्या है, तो ये आपके ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, और वह युद्ध लड़ा गया था कर्नाटक में, इसलिए इन युद्धों की श्रृंखला को कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो हम अगले जो क्लास होगी उसमें सभी कर्नाटक युद्धों को एक ही साथ एक ही क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना पर। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री, ये वित्त मंत्री क्या थे, फिजियोक्रेट्स थे। फिजियोक्रेट्स क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं इस फिजियोक्रेट्स को आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक बार पूरी लाइन देख लेते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने राजतंत्र के नियंत्रण में 1 सितंबर 1664 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की। ये आपके फ्रेंच नाम हो जाता है, इंग्लिश में पढ़े तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम फिजियोक्रेट्स पे। फिजियोक्रेट्स क्या होता है, ये अर्थशास्त्रियों का एक दल हुआ करता था फ्रांस में, जिनका ये मानना था कि भूमि ही सभी जो उत्पादन हमें जो वेल्थ देती है वो भूमि से ही प्राप्त होती है, और भूमि पर या फिर व्यापार पर सरकार का नियंत्रण मिनिमम होना चाहिए, मतलब कम नियंत्रण की ये बात करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके सिद्धांत हुआ करते थे फिजियोक्रेट्स के, जो कि अर्थशास्त्र का विषय है, तो हम बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि फिजियोक्रेट्स नाम आया, इसका मतलब ये किससे संबंधित है, अर्थशास्त्र की एक शाखा से संबंधित है, ठीक है। और नाम क्या था आपके इस मंत्री का, तो नाम था कॉलबर्ट। चलिए अब बात करते हैं उद्देश्यों पर। फ्रांसीसी कंपनी का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्यों की बात करें तो व्यापार और राजनीतिक प्रभुत्व और ईसाइयत का प्रसार। अब यहाँ पे देखिए, यूरोप में हो चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, उस दौर में राजतंत्र ही हुआ करता था। तो राजतंत्र अपनी ओर से कुछ मंत्रियों की नियुक्ति शासन संचालन के लिए करते थे। अब यूरोप में जब होड़ मची ना भारत आने के लिए, तो फ्रांस ने सोचा हम अब तक नहीं गए, क्यों ना हमें भी जल्द से जल्द भारत जाना चाहिए, हम भी वहां से मुनाफा कमाएंगे। तो इसी होड़ में वो कंपनी की स्थापना करते, कंपनी यानी कि अलग अलग दल तैयार करते, और सरकार के द्वारा फंडिंग लेके उनको भारत की तरफ भेजा जाता था, और यहाँ से व्यापार करके मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती थी। चलिए इसी में हम अगले बिंदु पे बात करते हैं, इसका भारत में प्रसार कंपनी का ना, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में प्रसार किस प्रकार से हुआ, इस बिंदु पे आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांसिस कैरोन नाम के एक व्यक्ति को फ्रेंच कंपनी ने गवर्नर बना के भारत भेजा। कब भेजा, 1665 में। ठीक है, जैसे 1 सितंबर 1664 को स्थापना हुई, और अगले ही साल फ्रेंच कंपनी ने गवर्नर बना के भारत भेज दिया किसको, फ्रांसिस कैरोन को। यानी फ्रांसिस कैरोन कौन है, पहला गवर्नर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1668 में औरंगजेब से अनुमति लेकर सूरत में भारत की पहली फ्रांसिस व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। किसके द्वारा, फ्रांसिस कैरोन के द्वारा। कब की गई, तो 1668 में। अनुमति किससे ली, औरंगजेब से। कहाँ पे की है, तो सूरत। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए अब कैरोन के साथी थे एक मरकरा नाम से, उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके दिसंबर 1669 में दूसरा फ्रांसीसी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। ठीक है, तो पहला व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित हो गई, आपके सूरत, और दूसरी व्यापारिक कोठी होगी गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेके मसूलीपट्टनम में। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण आपके गवर्नर आया, दूसरा गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, उसकी नियुक्ति की गई थी आपके 1572 में। कैरोन के स्थान पर नियुक्त किया गया। कैरोन जब वापस फ्रांस लौट रहा था तो बीच मध्य रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में फ्रांसिस मार्टिन भारत में नियुक्त हुआ। इसे भारत में फ्रांसिस बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे क्यों माना जाता है वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो और जानेंगे। चलिए
इसे माना जाता है क्योंकि जो मेलापुर है यानी सेंट थॉम, अब ये मेलापुर और सेंट थॉम की क्या कहानी, ये आगे मैंने मेंशन भी की है, मैं एक बार बता दूं आपको। मेलापुर जो जगह है वहां पे ईसा मसीह के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक सेंट थॉमस जो थे वो भारत आए थे। कब आए थे? 72 ईस्वी में आए थे, 72 ईस्वी के तहत। तो उस दौर में जब वो यहाँ पे आए तो ठीक है, वो गुमनाम हो गई चीज, ज्यादा उसके बारे में विवरण रहा नहीं। लेकिन जब पुर्तगाली, सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो पुर्तगाली आई थी, तो पुर्तगाली जब भारत में आए तब उन्हें पता चला कि ये जो मेलापुर नामक जगह है यहाँ पे हमारे सेंट थॉमस आए हुए हैं और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे में पुर्तगालियों ने यहाँ पे सेंट थॉम नाम से चर्च बना दिया। इसी वजह से ये जो मेलापुर नामक जगह है इसे थॉमसपुर भी कहा जाने लगा या फिर सेंट थॉम नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। 1672 में गोलकुंडा व डचों की संयुक्त सेना को पराजित करके सेनापति डी लाहे ने मेलापुर पर कब्जा कर लिया। ये डी लाहे भी इंपॉर्टेंट है। जल्द ही यह क्षेत्र वापस इनके हाथ से निकल गया, इन्होंने कब्जा कर लिया लेकिन वापस इनसे छीन लिया गया। अब ये मेलापुर क्या है इसके बारे में पूरा विवरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी पढ़ के बता दूं। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस 72 ईस्वी में भारत आए थे और इनका देहांत कहाँ हुआ था? मेलापुर में। यह अड्यार नदी के किनारे स्थित है। देखिए इसीलिए ये पीपीटी लाई जाती है कि मेंशन कर दिया जाए कुछ चीजें। जैसे मेलापुर कहाँ स्थित है, यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए, या फिर जो सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, ये वाला, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। गोलकुंडा व डच वर्सेस फ्रांसीसी कंपनी, इसे क्या कहा जाता है? सेंट थॉम का युद्ध। अब ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो अड्यार नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि सेंट थॉम कहाँ पे स्थित है? अड्यार नदी के किनारे। ठीक है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर सेंट थॉमस चर्च का निर्माण करवाया दिया था, अतः इसे सेंट थॉम या फिर थॉमस नगर कहा जाने लगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात कौन सी है? सेंट थॉम किसके द्वारा, सेंट थॉम चर्च किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यहाँ पे गलती मत कर देना, फ्रेंच मत कर देना, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। हाँ, इस पे कब्जा किसके द्वारा किया गया था बाद में? तो ये 1672 में आपके गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनको और डचों की संयुक्त सेना को पराजित करके डी लाहे ने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं चंद्रनगर, जो कि बंगाल में स्थित है। फ्रांसीसी कंपनी के प्रतिनिधि डू प्लेसिस या फिर जिसे डुप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1673-74 में बंगाल सूबेदार शाइस्ता खां से 401 टंका में क्या प्राप्त किया? बोरी किशनपुर में 60 बीघा जमीन प्राप्त की। लेकिन डचों ने यहाँ पे विरोध किया, इसलिए व्यापार नहीं कर पाए। अब जब फ्रांसीसी आए थे तो वहां पे डच, पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स ये सब शक्ति स्थापित कर रहे थे और डचों की शक्ति उस वक्त ज्यादा थी फ्रेंच से। तो ऐसे में डचों की जो प्रतिस्पर्धा थी उसका उन्हें सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे भी डच इन्हें परेशान कर रहे हैं। मेलापुर में, इधर चंद्रनगर में देखो तो भी डच इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका आपसी स्वार्थ जो है वो टकरा रहा था। अब यहाँ पे ये 401 टंका, बोरी किशनपुर, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद रख लीजिएगा कि बंगाल सूबेदार शाइस्ता खां से 60 बीघा जमीन प्राप्त की। लेकिन यहाँ पे भी व्यापार ये कर नहीं पाए। सबसे पहले कहाँ पे मतलब जमीन प्राप्त की थी? तो ये बोरी किशनपुर हो गया ना। और किससे प्राप्त की थी? तो शाइस्ता खां से। शाइस्ता खां कौन थे? बंगाल में सूबेदार थे। सूबेदार क्या होता है? ये मध्यकालीन भारत आपने पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मुगल जो है प्रांतीय शासन चलाने के लिए अपनी ओर से सूबेदारों को नियुक्त किया करते थे। चलिए, परंतु डचों के विरोध के कारण यहाँ व्यापार करने में असफल रहे। 1685 में कंपनी प्रतिनिधि देहोर बंगाल आया और उसने 1688 में 40,000 रुपये में 942 बीघा भूमि प्राप्त की। कालांतर में 61 बीघा जमीन जो है वह ढाका नवाब से ली और इन सब जमीन को मिलाकर इन्होंने 1690 में चंद्रनगर में पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। और इस व्यापारिक कोठी को अनुमति औरंगजेब के द्वारा कब मिली? तो वो आपके हो जाएगा 1693 में। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा, बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी इनके द्वारा कहाँ स्थापित की गई है? तो वो है आपके चंद्रनगर। ठीक है, और अनुमति औरंगजेब की कब प्राप्त हुई? तो 1693 में। और जो जमीन सबसे पहले इन्होंने प्राप्त की थी वह थी बंगाल सूबेदार शाइस्ता खां से बोरी किशनपुर में। ओके, आइए आगे हम बात करें 17वीं शताब्दी के अंत तक। अभी चंद्रनगर इसलिए, चंद्रनगर बहुत महत्वपूर्ण स्थल इनकी ओर से बन चुका था, साथ ही पांडिचेरी भी।
17वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल के पटना, ढाका, कासिम बाजार, चंद्रनगर, बालासोर में फ्रांसीसी कोठियां स्थापित हो चुकी थी। ये बंगाल का पटना क्यों लिखा है? आप अभी कह देंगे कि नहीं सर ये तो बिहार में है। देखिए उस वक्त बिहार नहीं हुआ करता था। उस वक्त बंगाल का मतलब था आपके बिहार वाला क्षेत्र भी, छत्तीसगढ़ वाला भी, झारखंड भी, आज का बंगाल, बांग्लादेश, आसाम का कुछ हिस्सा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये सारे हिस्से मिलके क्या बनते थे आपके बंगाल। ठीक है, तो इनको कंफ्यूज नहीं होना आपको ज्यादा इसमें। तो बंगाल के पटना, ढाका, कासिम बाजार, चंद्रनगर, बालासोर, इन सब जगहों पर फ्रांसीसी कोठियां स्थापित हो चुकी थी। बंगाल में इतनी जगह पर इनकी व्यापारिक कोठियां थी, यानी कि इतने सारी जगह पर इनके माल गोदाम और जो व्यापारी आया करते थे इस कंपनी के, उनके रहने के लिए इन्होंने आवास की सुविधा कर दी थी। अब जब आवास की सुविधा हो जाती थी तो दोस्तों उस वक्त भी ये था ना कि कोई भी सेना आके इन पे अटैक कर देगी, इनको लूट लेगी, इस टाइप का खतरा तो इन पे हमेशा बना रहता था। लेकिन अब किलेबंदी कैसे करें? मतलब भाई किले के तौर पे घेर के किले का किला निर्माण करके अंदर सेना रख ले, ऐसा कैसे कर सकते थे? क्योंकि वहां पे नवाब भी थे, राजा भी थे, तो वो अनुमति क्यों देंगे किसी नई शक्ति को यहाँ पे किला स्थापित करने की? तो ऐसे में इन्हें एक मौका मिला 1696 में। इस दौर में शोभ सिंह और रहीम खान ने विद्रोह किया था बंगाल में। ऐसे में इसका फायदा उठाया और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी कर दी और इसका नाम दे दिया फोर्ट डी ऑर्लियंस, यानी फोर्ट ऑर्लियंस अगर इसे कहें तो। यह किला 1815 से 1951 तक फ्रांसीसी कंपनी के पास रहा। देखिए हुआ क्या, जब जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, ये शोभ सिंह और रहीम खान वहां के जमींदार थे, जागीरदार थे, तो ऐसे में उस विद्रोह के तहत, इस विद्रोह के मतलब दौर में फ्रांसीसियों ने किलेबंदी कर दी, किसकी? चंद्रनगर की। यानी उसे शस्त्र युक्त वहां पे अपनी सेना नियुक्त कर दी और चार दीवारी से इस क्षेत्र को घेर लिया। ऐसे में अब जब पूछा गया भाई नवाब से कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे आपके जागीरदार विरोध कर रहे हैं, अगर कल को हमें लूट लिया तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो इनका वाजिब तर्क था ऐसे में। तो ये इन्हें मौका मिला जिससे इन्हें अपनी सैन्य शक्ति वहां पे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। बाकी अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है चंद्रनगर वाला, ये बीच में कुछ समय के लिए ब्रिटिशर्स के पास गया था, लेकिन 1815 से लेके 1951 तक यह फ्रांसीसियों के अधीन ही रहा था। आगे हम बात करें पांडिचेरी के बारे में, तो पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 में वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार से पुडुचेरी गांव खरीदा था। ये गांव ही था, उससे प्राप्त भाई अब एक मुस्लिम सूबेदार से इस गांव को इसने प्राप्त किया था। किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर सुल्तान शेर खान लोदी से अनुमति लेकर यहाँ फ्रांसिस बस्ती की स्थापना कर दी। बस्ती क्या होती? फैक्ट्री कहो, बस्ती कहो, कोठी कहो, एक ही चीज है ना। अब यहाँ पे यूरोप में एक 9 वर्षीय युद्ध हुआ था। इस दौरान डचों ने 1693 में पुडुचेरी पर अधिकार कर लिया था, जो कि रिज्विक संधि के तहत फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ। देखिए यूरोप में एक 9 वर्षीय युद्ध हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत यूरोपीय शक्तियां आपस में लड़ी थी और 9 साल तक ये युद्ध चला था, इसलिए इसे 9 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। अब इस युद्ध के दौरान जब फ्रेंच जो थे वो यूरोप में व्यस्त थे, तो डचों ने यहाँ पर पुडुचेरी पर 1693 में अधिकार कर लिया था। लेकिन यूरोप में जो रिज्विक संधि हुई थी, यूरोप में ये लोग संधियां करते थे कि भाई वहां पे जो भी जीता हारा, उसके तहत बाद में उन्होंने संधि की, तो संधि के तहत डचों से जो समझौता हुआ उसके तहत इन्हें रिज्विक संधि के तहत जो क्षेत्र है ये आपके चंद्रनगर का, वह प्राप्त, सॉरी जो पांडिचेरी का क्षेत्र है वह प्राप्त हो गया वापस फ्रांसीसियों को। चलिए अगला बिंदु हम देखें तो 1701 में मार्टिन ने इसकी किलेबंदी करवा दी, क्योंकि पहले जब युद्ध वगैरह हो रहे थे इतना इन्होंने देखा, तो जब भी इन्हें मौका मिलता था ये किलेबंदी की फिराक में रहते थे। किलेबंदी करवा दी और इसका नाम दे दिया फोर्ट लुई। 1703 में फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु के बाद 1706 से 20 तक कंपनी क्षेत्र निष्क्रिय हो गए क्योंकि इनके पास योग्य नेतृत्व का यहाँ पे अभाव हो चुका था। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फ्रांसिस मार्टिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी जगह इसने किलेबंदी की स्थापना की और अलग अलग जो है फ्रांसीसी कंपनियों को अलग अलग तरीके से इसने मजबूत बनाने के लिए कार्य किया। अब जब योग्य नेतृत्व नहीं मिला तो अगले 15 साल के लिए ये कंपनी निष्क्रिय हो गई थी। अब
निष्क्रिय हुई है तो इसका पुनर्गठन किया जाएगा। तो कंपनी का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ उस पर हम बात करते हैं। तो 1720 में जॉन लॉ के नेतृत्व में कंपनी का पुनर्गठन किया गया। इसे इंडीज की चिरस्थायी कंपनी या फिर आप कहें परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज का नाम दिया गया। ये नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस टाइप के नाम तो आपको नाम के आगे ही पता चल जाता है कि हाँ ये ब्रिटेन की है या फ्रांस की है, किसकी है। लेकिन जैसे एशियाटिक सोसाइटी था, वैसे ही अभी जो परपेचुअल कंपनी ऑफ इंडीज है, ये फिर नाम अपने आप में थोड़े अलग हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें याद आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज ये किसका नाम था या किस कंपनी का नाम था? तो यह था आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब नया नाम देके इन्होंने नया काम क्या किया उस पर हम बात करते हैं। तत्पश्चात भारत में प्रसार हेतु इन्होंने निम्न प्रयास किए। पहला प्रयास ये था कि 1722 में 2.5% चुंगी के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने का परवाना इन्होंने बंगाल नवाब मुर्शिद कुली खां से प्राप्त कर लिया कि 2.5% चुंगी देंगे, इसके बदले आप हमें बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दें। 1721 में इन्होंने जो मॉरिशस देश है वहाँ पे भी अधिकार कर लिया था। साथ ही 1724 में इन्होंने जो पांडुचेरी में पड़ता क्षेत्र माहे वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। और 1785 में डूमास कंपनी का गवर्नर बना। अभी डूमास इंपॉर्टेंट है ना, हम सीधा ही 50 साल स्किप करके 1785 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है अपने ना, 1735 की बात हो रही शायद। 1735 में डूमास कंपनी का गवर्नर बना। इसने क्या कार्य किए? तो इसने तंजौर से कारिकल प्राप्त किया और जो महत्वपूर्ण काम इसके द्वारा किया गया, डूमास को आप याद इसलिए रखते हैं कि इसने पहली भारतीय सेना का या फिर प्रथम हिंद सेना का गठन किया। ये हिंद सेना क्या थी? तो इसने कुछ यूरोपीय सैनिक और कुछ भारतीय सैनिक इन्हें मिक्स करके एक सेना का निर्माण किया जिसका ये उपयोग ये भारतीय राजाओं में अपनी धाक स्थापित करने के लिए किया करता था। प्रथम हिंद सेना का गठन किया जिसमें 12,000 तो थे यूरोपीय सैनिक और 5,000 थे भारतीय सैनिक। इसी सेना ने मराठों को कर्नाटक पर अधिकार करने से रोका था। इसी से खुश होकर मुगल शासक मोहम्मद शाह ने डूमास को नवाब की उपाधि दी थी। साथ ही 4500 का मनसब दिया और मुद्रा ढालने का अधिकार भी इसे प्रदान किया गया। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन से फ्रेंच गवर्नर को या फिर कौन से फ्रेंच जो आपके सेना नायक था या फिर गवर्नर था उसे मुगल शासक मोहम्मद शाह ने नवाब की उपाधि दी? तो इसमें आपको याद रखना है डूमास। और डूमास कौन सी कंपनी का गवर्नर था? तो यह था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, ठीक है। चलिए बाकी तो ठीक है। कर्नाटक को हैदराबाद नवाबों से भी उपहार मिलते हैं, ये सब तो होता रहता है। जब आप युद्ध जीताओगे तो आपकी प्रशंसा, आपको उपहार तो मिलने ही मिलने हैं। अंत में हम बात कर लेते हैं स्वीडिश कंपनी के बारे में। स्वीडिश कंपनी की स्थापना हेनरी कैनिंग के द्वारा 1731 में स्वीडन के गुटेनबर्ग, स्वीडन की राजधानी है ये गुटेनबर्ग, इसमें की गई। और इसका नाम था SOIC। अब यहाँ पे आपको पढ़ने में ये आएगा डेट स्वेंस्का ओस्ट इंडिका कंपनी, लेकिन जब स्वीडिश में लिखते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये बनेगा आपके SOIC। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है इसका। तो कई बार क्या होता है, कई किताबों में जिक्र ही नहीं है, सीधा 5 कंपनियां लिखते हैं क्योंकि एक आध महीने के लिए ढंग से इंडिया में सरवाइव कर पाई थी। भारत में इसकी एकमात्र फैक्ट्री जो है वह परगीपट्टी या फिर पोर्टो नोवा थी, जो कि तमिलनाडु में स्थापित की गई। इसे 1 महीने के भीतर ही ब्रिटिश कंपनी ने नष्ट कर दिया था, यानी इनके पास रहने के लिए कुछ खास जगह बची नहीं थी। फिर ये ऐसे ही घूम फिर के व्यापार करने की कोशिशें करते रहे थे, लेकिन अंततः 1813 में इन्होंने अपना व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया था। ये लोग क्या करते थे? चीन के साथ व्यापार करते थे और स्वीडिश कंपनी के द्वारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस यदि आते हैं तो आप देखेंगे कि इसी कंटेंट में से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी। और साथ ही जुड़े रहिए रघुवंशम एकेडमी के साथ। हम आने वाले समय में और भी कुछ टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया से संबंधित है या फिर जो हिस्ट्री से संबंधित है, साथ ही संस्कृत की क्लासेस भी चल रही है, इन सब बिंदुओं पर हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद।